हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस। चैप्टर सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता दिया था प्रीवियस क्लास में। आप थोड़ा आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताते हैं कि भैया बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ऑथर्स आए, सबने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, जिनमें से कुछ लोग या कुछ पर्सन थे जिनका हमने प्रिंसिपल्स माना मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। उनमें सबसे पहला है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करा या एक बिजनेस मैंने डायरेक्ट करा और बिजनेस को जब मैंने चलाया तो उसमें मैंने देखा कि मेरा बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो रहा है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल दिए। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 14 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्यूल के। आज हम उसे ही पढ़ते हैं और इन प्रिंसिपल को हम जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब हेनरी फ्यूल का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है और इन्होंने क्यों दिया? पहली बात तो ये कि हेनरी फ्यूल ने कहा कि मेरे 14 प्रिंसिपल अगर आप मानते हैं और समझते हैं तो आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का काम हो, आपका इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो सक्सेसफुल ही होगा। इसलिए इसे हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल कहते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में बोलता है कि भैया जितने भी वर्क है और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कुछ भी हो, उन सभी में जितने भी वर्क हैं या सारे वर्कों को स्मॉल वर्क में डिवाइड कर दीजिए। कैसे लेते हैं इसके डेफिनेशन से? कहता होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सारा काम किसमें कर दो? स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे टास्क में कर दीजिए। And or each job must be assigned to trained specialist। और जब छोटे जॉब में मतलब स्मॉल वर्क में डिवाइड करेंगे तो उसे स्पेशलिस्ट पर्सन के थ्रू काम करवाइए। इसलिए इसे डिवीजन ऑफ वर्क कहा गया कि डिवाइड कर दीजिए, बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कार बनती है, कार बनाने के लिए उसके वर्कर्स क्या होते हैं? अलग अलग वर्कर्स अलग अलग काम को करते हैं। उसमें आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो। दूसरा कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, अथॉरिटी मीन्स होता है बेटा पावर। अथॉरिटी माने पावर दे दो, काम करने का अधिकार दे दो उसे। किसको? जिसको डिवीजन ऑफ वर्क दिया, जिसको काम दे दिया है उसको अथॉरिटी। किससे? वर्क टू रिलेटेड। साथ में उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ परफॉर्म करती है। हाँ, अथॉरिटी जिसे दोगे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि भैया ड्यूटी, कि जो काम किया है वो काम कैसा हुआ है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबऑर्डिनेट की है, जिसको अथॉरिटी दी है। बिल्कुल है जी। आप पढ़ने गए, पढ़ने आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप पढ़िए, सिर्फ पढ़ने का अधिकार आपको है। और उस अथॉरिटी से रिलेटेड आपको जो भी चाहिए, बुक चाहिए बुक मिलेगी, कॉपी चाहिए नोटबुक चाहिए वो मिलेगा, पेन पेंसिल कोई भी चाहिए वो मिलेगा। जहां पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है तो हाँ जी मिश्रा क्लासेस मिलेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिजनेस क्लासेस में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपको अपने एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट लाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगला पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है? कहता है डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट हैं, इट मींस एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉइज हैं, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन जी, टाइम ड्यूरेशन। कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर सुबह 8 बजे आना है तो ऑनर को भी मॉर्निंग 8 AM तक पहुंच जाना है। साथ में क्या करना है? साथ में एम्प्लॉय को भी पहुंचना है। अगर लेट है तो पेनल्टी लगा, चाहे ऑनर हो चाहे एम्प्लॉय, कोई भी। डिसिप्लिन है, सबको मानना है रूल्स है। अगला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड में बोलता है कि वन बॉस होना चाहिए। बिल्कुल है जी। सभी एम्प्लॉय को एक ही व्यक्ति कमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी वर्कर्स को दो या दो से अधिक
ऑनर आके कमांड करे, समझाए कि ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम चाहते हैं भैया कि अगर बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन सबको कमांड करने के लिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं, तो दोनों अलग अलग कमांड नहीं करेंगे, एक चाहे राम चाहे श्याम, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन जाकर कमांड करेगा, बताएगा कि तुम्हें काम क्या करना है। बिल्कुल डेफिनेशन देख लीजिए, कहता है ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड अकाउंटेबल वन ओनली वन सुपीरियर, एक सिर्फ एक ही मालिक होगा और वही ऑर्डर देगा। हाँ जी, ए है, ए ही सबको ऑर्डर देगा, बी को भी, सी को भी, डी को भी और ई को भी। इससे बोला जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। अगला चलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहता है? कहता है ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेट एंड फोकस एफर्ट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोलता है जब तक एक उद्देश्य, एक प्लान, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक दूसरा नहीं करना है। क्यों? इसमें बोला गया है कि भैया सबको सेम ऑब्जेक्ट के लिए काम करना है। वन प्लान कंप्लीट देन अनदर प्लान स्टार्ट। एक प्लान कंप्लीट हो जाएगा, एक प्लान कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद ही दूसरा प्लान काम करना है। उससे पहले कोई भी प्लान काम नहीं करना, उससे पहले कोई भी वर्क नहीं करना। इससे बोला गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड जरूर ध्यान से दोबारा देख लेना। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और जी, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सभी लोगों पर ध्यान देना है, किसी एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना। साथ में क्या? साथ में ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सबका जो भला होगा उस पर फोकस करना है। एक व्यक्ति के भले से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, कोई एक अकेला नहीं कर रहा है। इसलिए सबका भला देखना है, एक का भला नहीं। सबका साथ सबका विकास, सेम वही चीज है। कहता है इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। बिल्कुल सिंपल चीज कहता है कि एक अकेला एम्प्लॉय या अकेले पर्सन के भले के लिए नहीं भागना है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें सबका भला होगा उसमें ध्यान देना है। ये तो थे आपके 6 पॉइंट। 7 पॉइंट चलता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी बेटा। बिल्कुल हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योर्ड ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया है, जो भी व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया है, उस व्यक्ति को फेयर सैलरी एंड वेजेस दीजिए ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, थोड़ा बेहतरीन हो। जो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, एटलीस्ट इतना तो उसे सैलरी दीजिए कि ठीक से वो जीवन यापन कर सके। ये बोला गया उसने रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। और साथ में ये भी कहता है कि अगर एक ही पोस्ट पर बॉयज एंड गर्ल दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग सैलरी नहीं देनी है। बिल्कुल आगे ध्यान दीजिएगा, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है कि दोनों को सेम सैलरी देनी है। आगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बोलता है कि एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा, डिसीजन भी लेगा, डिसाइड भी करेगा कैसे काम करना है, रूल्स भी वही बनाएगा, सबको देखेगा। ये तो होगा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है? डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहें। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि इसमें सारे डिसीजन खुद ऑनर लेगा। कौन ऑनर? टॉप पर बैठा हुआ मैनेजमेंट। हाँ जी, टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेगा, इसे सेंट्रलाइजेशन कहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि टॉप अपने लेगा, टॉप अपने मिडिल को दे देगा कि भैया मेरे डिसीजन तू ले लेगा, मेरे बदले तू काम कर ले। इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब आपका बिजनेस छोटा है तो आपको सेंट्रलाइजेशन अपनाना है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस बड़ा है, बहुत वाइड लेवल पर है बेटा, तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन अपनाना है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर्ड। अगला है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलते हैं कि यहां पर कम्युनिकेशन
फ्लो करना है। अब कैसे फ्लो करना है, कहता है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोवेस्ट रैंक। बिल्कुल है जी, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, ये है स्केलर चेन। इसने बोला कि स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही, बिल्कुल ना, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम करना चाहिए कि खुद टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति लोअर तक ना जाए। क्या करे, टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले मिडल को बताए और मिडल लोअर को बताए। ये तो है आपका स्केलर चेन। अगला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। अब ये एवरीथिंग एंड एवरीवन क्या है, एवरीथिंग का मतलब हो गया बेटा मटेरियल और एवरीवन का मतलब हो गया पर्सन। ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट जॉब, राइट पर्सन, राइट मटेरियल। सही समय पर सही व्यक्ति को सही चीज मिल जाएगी, इट्स कॉल्ड ऑर्डर कहलाएगा, प्रॉपर ऑर्डर। मतलब काम करने का सही तरीका होता है इसमें। एवरीथिंग एंड एवरीवन, सही मटेरियल मिलेगा और उस व्यक्ति के पास ही रहेगा। क्या नहीं होगा इसमें, टाइम वेस्टेज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति को जो काम करना है वो मटेरियल उसके साथ में रखा हुआ है, फटाफट वो काम करता चला जाएगा। इससे आपका काम ऑन टाइम पर होगा, टाइम बचेगा आपका। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपका एक तो क्वेश्चन बनता है बेटा, हाथ रखो, हालत कैसे देखेंगे इक्विटी क्या होती है, पढ़ते आए हैं आज तक हम इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर्ड कहते हैं कि ये इक्विटी के अकॉर्डिंग कोई भी, बिल्कुल है जी, इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, मतलब मतभेद ना हो। आपकी नजर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब इक्वल हैं, चाहे वो गर्ल हो, बॉयज हो, चाहे वो कास्ट हो किसी की कि भैया हाई कास्ट है, लोअर कास्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। उनकी कास्ट, उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनके जेंडर से कोई मतलब नहीं है, उनको उनके परफॉर्मेंस से मतलब है। इसलिए यहां पर इक्वलिटी पर ध्यान दिया गया। अगला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब बच्चे सोचेंगे मैंने लिखा नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इस लिखने का ना लिखने का कारण क्या है, समझा देता हूं। इसलिए कारण ये है बेटा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है और लिखना उससे भी आसान है। समझोगे तो अपने आप लिख सकते हो। कैसे, देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बोलता है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर्ड के कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको स्टेबल कर ले, स्थिर कर लो, फिक्स कर लो, टाइम बार बार वो जॉब छोड़कर ना जाए। क्यों, इससे आपको भी लॉस है। क्या लॉस है, किसी नए पर्सन को हायर करोगे तो डर लगा रहेगा कि भैया नया व्यक्ति आया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को समझ पाएगा या नहीं पाएगा, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा, जो पहले से था वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, आपके बिहेवियर को जानता है, आप क्या चाहते हो वो भी जानता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। इसलिए तीसरी चीज ये बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल अगर नहीं है, वर्कर को आप बार बार निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, निकाल दो, तो इससे क्या है, आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर देते हो। टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगला पॉइंट आता है आपका इनिशिएटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना चाहिए। हेनरी फ्योर्ड इस पर बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, उन सबको मोटिवेट करने का एक बेहतरीन तरीका है कि उनसे ऑनर को आइडिया लेना चाहिए। ऑनर को बोलना चाहिए कि भैया मुझे बिजनेस बड़ा करना है, कुछ छोटा सा आइडिया दो। बहुत सारे वर्कर्स होंगे, बहुत सारे सबऑर्डिनेट होंगे जो ऑनर को नए नए आइडिया देंगे। क्या पता कोई आइडिया बेहतरीन हो जो ऑनर को समझ में आ जाए, एम्प्लॉयर को समझ में आ जाए और वो उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन इनिशिएटिव में ये भी बात बोलता है कि आइडिया दे रहे हैं, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी से ये होगा
कि उस एम्प्लॉयर के मन में मोटिवेशन आ जाएगा कि देख रहे हो, दूसरों को बताएगा, सुन रहे हो, देख रहे हो, जो ऑनर है, जो मालिक है, जो बॉस हैं, वो मुझसे भी राय लेते हैं, मुझसे भी आइडिया लेते हैं, मेरी भी गुडविल है। तो ये मोटिवेशन या मोटिवेट करने का एक तरीका है। अगला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्प्रिट इज कॉप। अब ये कहता है कि टीम वर्क में काम करना है। किस में काम करना है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल कहते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें टीम में, मतलब ये कहते हैं कि आई की जगह पर वी का प्रयोग करना है, आई का यूज नहीं करना है। हम सब मिलकर काम करेंगे। ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल थे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को मुझसे पूछ सकते हैं। और ये प्रिंसिपल 14 आप हर हालत में पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस के वाइवा से भी रिलेटेड है। बिजनेस के वाइवा में भी 1-2 प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।